इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की नई फिल्म आवारापन 2 देख के आ रहा हूँ। ये मूवी इमरान हाशमी की ही 2006 में आई फिल्म आवारापन का एक डायरेक्ट सीक्वल है। उस समय आवारापन फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को इसका म्यूजिक पसंद आया और ये मूवी ने एक कल्ट क्लासिक का सिंबल अचीव कर लिया। और अब इस मूवी की हाइप इतनी है कि इसकी सिर्फ एडवांस बुकिंग ने आवारापन के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर दिया है। ये हाइप मुझे अपने थिएटर में भी देखने को मिली, जहां सुबह 9 बजे का शो और थिएटर लगभग आधा भरा हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम हाइप का चश्मा हटा दें तो ये मूवी कैसी है बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि इस वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाए। इस चैनल को उसकी सख्त जरूरत है। अब मूवी के प्लॉट की बात करें तो इसमें भी हम शिवम के कैरेक्टर को ही फॉलो करते हैं। पहली मूवी के इवेंट के बाद कितना टाइम बीत चुका है ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता, पर हमारे कैरेक्टर ने एक नई जिंदगी चालू कर दी है। वो अपनी जिंदगी ऐसे ही काटता रहता है। फिर एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उसे वापस बैंकॉक जाना पड़ता है, उसी अंडरवर्ल्ड के अंदर जिसे वो छोड़ के इतने सालों बाद इंडिया वापस आया था। वो इंसिडेंट क्या था, उसे क्यों जाना पड़ा, वहां जाके उसने क्या किया, यह हम इस मूवी में फॉलो करते हैं। जिसकी शुरुआत इस फिल्म ने काफी बढ़िया करी थी। मूवी की शुरुआत में ही अपने कैरेक्टर को स्टैब्लिश कर दिया था। हालांकि जिस मोटिवेशन के फाउंडेशन पे हमारे इस कैरेक्टर को वो लोग बिल्ड कर रहे थे ये मुझे उतना पसंद नहीं आया। अब इसको अच्छे से मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए मूवी काफी अच्छी चल रही थी, सिनेमेटोग्राफी उस समय की काफी अच्छी थी। एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिससे कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, कहानी आगे बढ़ती है और फिर आता है इंसाइटिंग इंसिडेंट, जिसके बाद ये मूवी बोरिंग हो जाती है। बहुत ही ज्यादा बोरिंग, मेरे लिए तो इतनी ज्यादा बोरिंग हो गई थी कि मैंने 2-3 बार उठा के न्यूज चेक कर लिया, ट्विटर चला लिया, इंस्टाग्राम पे मैं चला ही चुका था। आवारापन 2 के बोरिंग होने के पीछे 3 बहुत बड़े रीजन है और तीसरा वाला तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था कि जब भी वो आ रहा था स्क्रीन पे मैं अपना सर पकड़ ले रहा था। पहली प्रॉब्लम है इस फिल्म के अंदर की इंसाइटिंग इंसिडेंट के बाद ये मूवी जिस प्लॉट को फॉलो करती है वो एग्जैक्टली आवारापन से उठाया हुआ है। मतलब बीट टू बीट उसके प्लॉट को फॉलो करती है, इतना ज्यादा कि तुम बता दोगे अगर तुमने मूवी देख रखी है तो अब क्या होने वाला है, और एग्जैक्टली वही होगा फिल्म के अंदर। इवेंट्स भी सिमिलर ही टेक प्लेस करते हैं, कैरेक्टर्स के मोटिवेशन तक इन्होंने सेम रख दिए हैं। कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से ही तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि ये कहानी आगे चल के क्या शेप लेगी। तुम्हें पता रहेगा कि अब क्या होने वाला है, तुम बस यही दुआ कर रहे हो कि भाई जल्दी कर। और ये मूवी तुम्हें कहीं भी सरप्राइज नहीं करेगी, एग्जैक्टली वही प्ले करेगी। मूवी के अंदर जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं उसमें कहानी के हिसाब से टेंशन होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस सीन को जैसे लिखा गया है, वहां पे जैसे कैरेक्टर प्लेस किया गया है, एडिटिंग कह लो, म्यूजिक कह लो, एक्टिंग वहां जिस तरीके से करी गई है, भाई सही बता रहा हूँ कुछ फील नहीं होता सिवाय बोरियत के। मूवी के अंदर के कोई भी सीन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस में एक ये भी है कि कोई भी कैरेक्टर इंपैक्टफुल नहीं है। अगर उस कैरेक्टर की जगह किसी रैंडम साइड कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, इस मूवी के अंदर के कैरेक्टर्स किसी में भी कोई भी डेप्थ नहीं है। बिल्कुल सरफेस लेवल पे उनको लिखा क्या है। जो साइड कैरेक्टर्स है उनका मूवी के अंदर सिर्फ एक ही काम है, या तो मेन कैरेक्टर के हाथों मरना या मेन कैरेक्टर को बचाना, बस। हमारा जो मेन विलन है वो एक फुस्सी साइको कैरेक्टर है जो ट्राई करता है कि मैं इंटिमिडेटिंग लगूं, मैं खतरनाक लगूं, अनप्रिडिक्टेबल, पर वो लगता एक जोकर है। उस कैरेक्टर को लिखा तो ऐसे गया है जैसे अगर हम इसको स्क्रीन पे दिखा देंगे तो ऑडियंस डरने लग जाएगी, पर ये लोग कैरेक्टर को वैसा प्रेजेंट कर ही नहीं पाए। मूवी के अंदर जितना भी सीन है वो किसी को बोल रहा है कि इसको गोली मार दे, कोई उसकी बात सुनता ही नहीं है, ना उसके खुद के लोग ना ही हमारा मेन कैरेक्टर। और हमारा मेन कैरेक्टर भाई साहब इस मूवी का सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट है मेरे लिए। मेन कैरेक्टर को इतना अजीब कौन लिखता है भाई। I mean 20 साल हो चुके हैं और ये बंदा मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है, अभी भी वही 20 साल पुराना ट्रॉमा लेके घूम रहा है। पर यहाँ पे एक बात याद रखना कि कहानी किसी और चीज पे है। मेकर्स ने यहाँ भरपूर ट्राई किया है कि कहानी किसी चीज पे भी चल रही हो, प्लॉट कुछ भी हो, पर हम बार बार नॉस्टैल्जिया बेटिंग करेंगे। पिछले मूवीज में जो एक प्यार फेमस हो गया था उसको बार बार दिखाएंगे, इस मूवी में जरूरत थी भी नहीं। इन्हीं सब चीजों के साथ ये मेन कैरेक्टर को बैडएस फाइटर भी दिखाना चाहते थे, ऐसा कि अगर ये कहीं घुस गया तो 10 लोगों को तो कम से कम मार के निकलेगा। पर इन्होंने इस चीज को दिखाने के लिए जितने भी सीन्स डिजाइन किए हैं सभी के सभी में ऐसा लगता है कि बस किस्मत से ये बच गया, किस्मत से ये चीज हो गई। हमारे मेन कैरेक्टर पास खुद का दिमाग है ही नहीं, वो बस जितने भी साइड कैरेक्टर्स है उनसे जाके मदद मांगता रहता है। अगर किसी ने मदद कर दी तो प्लॉट आगे बढ़ेगा, नहीं करी तो भाई वो किसी और से मदद मांगेगा। मूवी के अंदर एक सीन है जहाँ पे जोरावर जो मूवी का मेन विलन है वो 2 गोलियों को लेता है, उसको खोल खाल के साइड में रख देता है। एक साइड में खड़ा करता है अपने मेन कैरेक्टर को, दूसरे साइड में उसका एक आदमी कहता है कि जो पहले गन असेंबल करके सामने वाले को मार देगा वो जीत जाएगा। हमारा हीरो पहले गन असेंबल कर लेता है, सामने वाले को नहीं मारता ऑब्वियसली। वो उसको छोड़ के जा रहा होता है, सामने वाले को गुस्सा आता है, वो गन उठाता है उसको मारता है, लेकिन
उसके गन में गोलियां नहीं है। हीरो बड़े स्टाइल में अपने जेब से उसके गन की बुलेट्स निकालता है अपने जेब से और कहता है भाई गोलियां देख के चलाया कर। एक मिनट, जब जोरावर ने दोनों गोलियां खोल के साइड में रखी थी, हमारा हीरो कभी उस गोली के पास गया नहीं, तो सामने वाले की बुलेट्स उसके जेब में कैसे आए? क्योंकि भाई किस्मत, वो रब का बंदा है। राइटर्स इसी लॉजिक को पूरे मूवी में यूज करते हैं मेन कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, उसके हरकतें को जस्टिफाई करने के लिए। वो जेल से भाग रहा होता है, पुलिस उसको पकड़ने वाली होती है, गन तान दिया है, उसके आगे भागने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक से बौद्ध भिक्षु आ जाते हैं, उनका सहारा लेके वो भाग जाता है। मूवी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मूवी में इनको कुछ भी चीज करना है, भगवान का लॉजिक दे दो। मूवी में इस लॉजिक को इतनी बार यूज किया हुआ है कि एक समय बाद लगता है भाई ये बस एक लेजी राइटिंग है। लेकिन चलो एक पॉइंट के लिए तुम एक्सेप्ट कर भी लोगे कि भगवान ये सारी चीजें करा सकते हैं फिल्म के हिसाब से, तो ये चीजें इतना फ्रस्ट्रेट नहीं करती जितना इन लोगों का चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका, अपने ट्विस्ट को प्रेजेंट करने का तरीका। जिससे आते हैं हम अपने अगले और आखिरी पॉइंट पे, फ्रस्ट्रेशन। मूवी की जो कहानी है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारी चीजें ये लोग एक एक करके दिखाते जाते हैं और उसी के हिसाब से प्लॉट आगे बढ़ता है। लेकिन आगे चल के पुरानी दिखाई हुई इंफॉर्मेशन को ये लोग प्रेजेंट ऐसे करेंगे जैसे कोई ट्विस्ट हो, चीजों का रेवलेशन ऐसे करेंगे मानो ऑडियंस देख के भौचक्की हो जाए कि भाई ये क्या दिखा दिया। ये चीज इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है क्योंकि तुम्हें पता है कि ये ट्विस्ट क्या है, इसका आंसर क्या होगा, और वो लोग इस चीज को इतना धीरे धीरे रिवील कर रहे होते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। यही सब चीजें अगर स्क्रीन पे चल रही होंगी तो तुम्हारा इंस्टाग्राम चलाने का मन करेगा ही। अब ये चीज एक और वजह से इतनी फ्रस्ट्रेटिंग लगती है क्योंकि इनके पास वो सारे एलिमेंट्स थे, स्टोरी बढ़िया थी, इवेंट्स इन्होंने बढ़िया लेकर रखे थे, कैरेक्टर्स ठीक ठाक थे, अगर उनको और डेप्थ दी जाती तो एक कमाल का कैरेक्टर होता, पर ये किसी भी चीज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। सभी की सभी चीजें बस सरफेस लेवल पे ही रह गई। कहानी में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां ये डार्क जा सकती थी और डार्क गई भी, बस ये उसके अंदर थोड़ा इमोशन एक्स्ट्रा दे देते, इमोशन फील करा देते, मूवी कमाल की हो जाती। जिसके लिए ये लोग इसका म्यूजिक का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर एक पॉइंट के बाद वो भी किसी काम की नहीं थी। स्टार्टिंग में पहले मूवी का जो इन्होंने म्यूजिक यूज किया, एक बार वर्क करता है, दूसरी बार थोड़ा थोड़ा वर्क करता है, तीसरी बार समझ नहीं आता कि इतनी बार क्यों यूज कर रहे हैं। जो अलग अलग गाने मूवी में यूज किए वो कब आके निकल जाते हैं पता नहीं चलता। हो सकता है जब दूसरी तीसरी बार सुनूं तो शायद इम्पैक्ट पड़ जाए, मूवी के अंदर तो कुछ खास कर नहीं पाए। इन्हीं सब चीजों के साथ एक एक्स्ट्रा चीज की, अगर तुम लॉजिकली सोचने जाओगे तो इसका प्लॉट का भी वर्क ही नहीं करेगा, पर इस चीज के ज्यादा डिटेल में ही जाऊंगा क्योंकि स्पॉयलर्स होंगे। तो ओवरऑल कहूं तो इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की नई फिल्म आवारापन 2 एक एवरेज मूवी है। भले ये मूवी बीच बीच में थोड़ी बोरिंग हो जाती है, इमोशनल कनेक्ट उतना अच्छा नहीं है, पर इसको एक बार देख सकते हो। अगर तुम्हें इसका पहला पार्ट पसंद आया था तो तुम्हें ये भी पसंद आएगा, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया था तो शायद ही तुम इस मूवी को झेल पाओ। इसके गाने, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग के लिए एक ट्राई दे सकते हो। बाकी ये थे मेरे थॉट्स, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड सब्सक्राइब।